एक वर्ष पहले शिरडी में पत्रकारों का एक सम्मेलन हुआ था। एक सवाल उठा रहे थे और सवाल ये था कि नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे पर ट्रैक्टर अलाउड क्यों नहीं है। तब एक सवाल हमने उनसे पूछा था कि क्या ट्रैक्टर रोड पर चलने वाला वाहन है या खेती में चलने वाला वाहन है। अब तक पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं करती? क्योंकि किसानों का माल है, अपने खेतों से मंडी तक ले जाने में कौन और क्यों दिक्कत पैदा करे। वैसे ही मुंबई जैसे शहर में जहां 3 पहिया रिक्शा अलाउड नहीं है, वहां ट्रैक्टर कैसे अलाउड किए जा सकते हैं। मुंबई की ट्रैफिक तो बंद हो जाएगी भैया उसकी स्पीड के कारण। अपेक्षा यह थी कि मुंबई रुक जाएगी, थम जाएगी मुंबई, और मुंबई रुकते ही देश की आर्थिक राजधानी रुकते ही और क्या क्या होगा। तो इसका परिणाम पूरे भारत में दिखाई देगा और मुंबई में हड़कंप मचने के कारण सरकार गिर जाएगी। तो हम मोदी को भी धक्का दे सकते हैं। ऐसे मुंगेरी लाल बहुत थे। जरांगे के समर्थक संतप्त होंगे, अगर नहीं होते हैं तो उनके बीच हम लोगों को घुसा देंगे और इन्हीं संतप्त समर्थकों को लेकर हम अपनी बात मनवा के रहेंगे, मुंबई को तहस नहस कर देंगे। कि जो कुछ भी इस आंदोलन के आड़ में कुछ लोग कर रहे थे, और मैं यही बात दोहरा रहा था कि ऐसा मराठा हो ही नहीं सकता जो अपने ही लोगों को दिक्कत में डाल दे, ये हो ही नहीं सकता। उसी तरह ये सारे के सारे चाचा यही एक सवाल पूछ रहे हैं, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। दोस्तों नमस्ते। कुछ वर्ष भी नहीं, एक वर्ष पहले शिरडी में पत्रकारों का एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में अकोला के देशोन्नति अखबार के संपादक प्रकाश पोहरे एक सवाल उठा रहे थे और सवाल ये था कि नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे पर ट्रैक्टर अलाउड क्यों नहीं है। समृद्धि तो किसानों की अपेक्षित है सरकार को, लेकिन किसानों के व्हीकल को ही उस समृद्धि हाईवे पर परमिशन क्यों नहीं है, तो मिलनी चाहिए। तब एक सवाल हमने उनसे पूछा था कि क्या ट्रैक्टर रोड पर चलने वाला वाहन है या खेती में चलने वाला वाहन है। ट्रैक्टर को ट्रेलर जोड़ के किसान जरूर अपना माल खेती से घर तक ला सकता है, लेकिन क्या उसी ट्रैक्टर को लोडेड व्हीकल की तरह शहरों की सड़कों पर घुमाना क्या वैलिड है, वैध है? तो उत्तर आता है नहीं। अब तक पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं करती? क्योंकि किसानों का माल है, अपने खेतों से मंडी तक ले जाने में कौन और क्यों दिक्कत पैदा करे। वैसे ही मुंबई जैसे शहर में जहां 3 पहिया रिक्शा अलाउड नहीं है, वहां ट्रैक्टर कैसे अलाउड किए जा सकते हैं। मुंबई की ट्रैफिक तो बंद हो जाएगी भैया उसकी स्पीड के कारण, उसकी जगह के कारण मुंबई में कितनी दिक्कत होगी। लेकिन कुछ लोग ट्रैक्टर को लेकर मुंबई में घुस चुके थे, 3 पहिया लोडेड व्हीकल्स को लेकर मुंबई में घुस चुके थे और यह दावा कर रहे थे कि हमें परमिशन मिलनी चाहिए। जहां पहले से सरकार चाहे फडणवीस की हो या अशोक चव्हाण की हो, विलासराव देशमुख की या खुद शरद पवार की, उन्होंने भी कभी इसको अलाउड नहीं किया था, तो इन वाहनों को मुंबई में लाया गया। अपेक्षा यह थी कि मुंबई रुक जाएगी, थम जाएगी मुंबई, और मुंबई रुकते ही देश की आर्थिक राजधानी रुकते ही और क्या क्या होगा। अपेक्षा यह थी कि जैसे ही मुंबई रुक जाएगी, सीएसएमटी जैसे रेलवे स्टेशन को रोका जाएगा, तो इसका परिणाम पूरे भारत में दिखाई देगा और मुंबई में हड़कंप मचने के कारण
सरकार गिर जाएगी। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो हमारे लिए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और हम नाच नाच के झूम झूम के गाएंगे, गिर गई देवेंद्र की सरकार गिर गई। जैसे ही महाराष्ट्र की शक्ति कम हो जाएगी वैसे ही महाराष्ट्र की दो पार्टियां सरकार से पृथक होगी और केंद्र के सरकार को भी हिला देगी। तो हम मोदी को भी धक्का दे सकते हैं। ऐसे मुंगेरी लाल बहुत थे। इन्हीं मुंगेरी लाल को हसीन सपनों के कारण इनको ये लग रहा था कि मराठा आंदोलन को चाहे जितना भड़काएंगे उतना अच्छा रहेगा। जरांगे के समर्थक संतप्त होंगे, अगर नहीं होते हैं तो उनके बीच हम लोगों को घुसा देंगे और इन्हीं संतप्त समर्थकों को लेकर हम अपनी बात मनवा के रहेंगे, मुंबई को तहस नहस कर देंगे। मेरे पास ऐसे कुछ सबूत दिखाई देते हैं। कांग्रेस के नेता जो झंडे लेकर कांग्रेस के लिए प्रचार करते हैं वह इसी कार्यक्रम में आकर, इसी समारोह में आकर लोगों को भड़काने का काम करते थे। देख लीजिए जरा वीडियो। इतिहास म्हणतो की आम्ही पानिपताचं युद्ध हरलो। पानिपताच्या रणभूमीवर अहमद शाह अब्दाली होता। मराठे त्यावेळेला भारतासाठी लढले। त्याच्यानंतर भारतावर कुठल्याही प्रकारचं आक्रमण झालं नाही, भारतावर कुठल्याही प्रकारचा अन्याय झाला नाही। आजही आम्ही रिकामी हाती जाणार नाही आणि लोकांना वाटतंय की आमचं पानिपत होईल, शासन हात वर करेल, शासन कुरघोडी करेल, शासन आमच्या विरोधात विविध प्यादी उभी करून आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करेल। पण जेवढा आमचा आवाज तुम्ही दाबाल त्याच्या दुप्पट, त्याच्या तिप्पट, त्याच्या हजारपट आम्ही आवाज देखा, कुछ लोगों के लिए सपने थे। सपने क्या थे? न मुंबई रुकी, न सरकार गिरी, न देवेंद्र हटे, न मराठा आरक्षण आंदोलन खाली हाथ लौट आया, न ओबीसी नाराज हुआ, न ओबीसी भड़का। स्मूथली 4-5 दिन आंदोलन हुआ और उसके बाद मुंबई से सारे के सारे मराठा असली आंदोलक, मैं असली आंदोलकों की बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने बार बार अपने मराठी चैनल पर भी इस वाक्य को बार बार, आज नहीं, पलटूराम नहीं हूं मैं, आज नहीं बार बार यह कहा है और मैं साबित कर सकता हूं कि मराठा एक राज्यकर्ता जमात है। मराठा अपने आप को, इस राष्ट्र को, महाराष्ट्र को संभालने वाले लोग हैं। इस महाराष्ट्र का स्वाभिमान है मराठा। लेकिन मेरा यह दावा था कि जो कुछ भी इस आंदोलन के आड़ में कुछ लोग कर रहे थे, और मैं यही बात दोहरा रहा था कि ऐसा मराठा हो ही नहीं सकता जो अपने ही लोगों को दिक्कत में डाल दे, यह हो ही नहीं सकता। इतने शांततामय तरीके से यह आंदोलन चला और शोले के वो चाचा, मुसलमान चाचा, अपने बेटे को ना पाते हुए देख भीड़ में, सुनसान सी भीड़ में आगे आते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? उसी तरह ये सारे के सारे चाचा यही एक सवाल पूछ रहे हैं, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्योंकि हमारे इम्तियाज जलील को ऐसा लग रहा था कि सरकार अब मराठा आंदोलकों पर लाठियां बरसाएगी, गोलियां बरसाएगी। तब इम्तियाज जलील उठकर खड़े हुए और चले गए मुंबई जरांगे से मिलने, और जरांगे को मिलकर उन्होंने कहा कि अगर सरकार गोलियां चलाती है, आंदोलकों पर प्रहार करती है, तो हम मुसलमान होंगे जो आपके लिए अपनी छाती को आगे करेंगे। ये बोलेंगे और जरांगे इसको कबूल भी कर लेंगे। दूसरा एक मुंबई का नेता आया जो यूपी के नेता के लिए काम करता है, और वो कहने लगा कि मराठा आंदोलकों के लिए अगर सरकार रुकने का, ठहरने का, खाने का इंतजाम नहीं करती है तो हम मस्जिदें खोल देंगे। जाके मराठा आंदोलक
अपनी मस्जिदों में शरण ले ले और वहां जाके रह ले। चाहते तो यही थे, हम तो चाहते ही यही थे कि तुम बेवफा निकलो। इसी तरह उन्होंने ये कह दिया। इनको सहायता करना नहीं थी, बस इनको ये दिखाना था कि हम हिंदुओं में विद्वेष पैदा कर सकते हैं, यही दिखाना था। और राजनीतिक प्रयासों के कारण यही हो रहा था। राजनीतिक प्रयास भी बिल्कुल इसी तरफ जा रहे थे। कहीं रोहित पवार अपने समर्थकों के साथ इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे, कहीं शरद पवार वहां मंडल यात्रा निकालकर यहां मराठाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे थे। शरद पवार जैसा दोगला आदमी, सच में उम्र की अंतिम पड़ाव पर है शरद पवार, उनका अंतिम पड़ाव भी बड़ा लंबा चले, यही भगवान से प्रार्थना है मेरी, बड़ा लंबा चले अंतिम पड़ाव भी, क्योंकि किसी के मृत्यु का चिंतन तो नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में अपशब्द तो नहीं कहने चाहिए, भले ही वो कह दे, भले ही वो किसी की माँ बहन कुछ भी निकाल ले, भले ही इसके नीचे भी, मेरे कमेंट्स के नीचे भी कितनी गालियां और बद्दी बद्दी गालियां हैं। ये चाहते यही थे कि महाराष्ट्र में जातिगत और राजनीतिक हिंसा बढ़ के, कुछ तो लोग हैं जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम करते हैं, मैं नाम लेके उन्हें बड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन वह भूल के वो अपनी जाति पर आ गए और मेरी जाति निकालने लगे। चलो ठीक है भाई, जाति निकालना तो स्वाभाविक सी बात है कि आप, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जो जाति विरहित समाज की अपेक्षा करते हुए सारी उम्र काम करते रहे, वह जाति पर आकर बात करने लगे। मुझे आश्चर्य इस बात का है और संतोष भी इस बात का लगता है कि इनका असली चेहरा सामने आया, असली चेहरा सामने आया। लेकिन इन सब रुदालियों के लिए यह कुछ भी ना हो सका। न मुंबई रुकी, न मुंबई जली, न सरकार गिरी, न देवेंद्र हटा, न आंदोलक नाराज हुआ, न ओबीसी नाराज हुआ। सारा का सारा बिल्कुल स्मूथली हो गया और मुंबई आज सबके लिए वैसा ही एक सेफ शहर बन गया है। ये ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगा। कुछ की बातें मैं दिखा सकता हूं, लेकिन मराठी में है इसलिए नहीं दिखा रहा हूं। वो हमारे बीजी कोळसे पाटिल, असीम सरोदे, सुषमा अंधारे, विकास लवांडे जैसे राजनेताओं के पालतू इसी तरह की बातें करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, हिंदुओं को विभाजित करने की कोशिश करेंगे। अनुरोध है कि हम सब एक है यह दिखाएंगे। नमस्ते।